आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। आप सबों को पता होगा कि 15 और 16 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम होना है। उसी सिलसिले में हमने आज पॉलिटी का वो टॉपिक उठाया है जो कि पेट के सिलेबस में दिया हुआ है। आप देख सकते हो पेट के सिलेबस में पॉलिटी का जो सिलेबस है वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था। तो ये सारे हैं। तो मैंने सोचा ये सारे चैप्टर जो अभी आप लोगों को करा दूं जिससे कि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। तो इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैं आपके सामने पहला पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार पढ़ना। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यही जो मौलिक अधिकार जो होते हैं उन्हें लागू कराते हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकारों के संबंध में है। यानी अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। यानी अनुच्छेद 15 भी क्या है? समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि 14 से 18 तक का जो होता है वो समानता का अधिकार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 आप लोगों को पता ही है, समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 16 लोक कल्याण में समानता का अधिकार है। तो इसी के तहत अनुच्छेद 14 और 16 के तहत क्या दिया जाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का गारंटी प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2। अवसर की समानता की गारंटी अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 करता है। अब देखिए संवैधानिक उपबंध। वैसे अनुच्छेद जो केवल भारतीयों को ही मिल सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो ये रहे आपके सामने। एक मिनट, किधर चला गया? देखिए, केवल भारतीय नागरिक को मिलने वाला जो मूल अधिकार है कौन कौन सा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद 15 जो है केवल भारतीयों को मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी अनुच्छेद 16 सिर्फ भारतीयों को मिलेगा।
वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवसंचरण एवं बसने तथा व्यापार में जो समानता है यानी अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। आप बोल सकते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो हैं 5 अनुच्छेद जो हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। और देखते हैं विदेशी और भारतीय दोनों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो ये देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो आप ये वाला याद नहीं रख के आप ये वाला याद रखिए कि भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 याद रखिए। बाद बाकी के जो हैं वो विदेशी और भारतीय दोनों के लिए होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, यानी छुआछूत को आप बढ़ावा देंगे तो आपको दंड मिल सकता है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से, यानी जो उपाधि किसी के द्वारा आपको दी गई है उसे अब यूज नहीं करना है, यानी वैसे ही उपाधि का यूज कर सकते हैं जो आप अर्जित करते हो। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये 19 के ए में है। 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये देखिए 19 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 19 के जो अंतर्गत आने वाले जो आपके अधिकार हैं कितने हैं? कुल 6 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी जाती है। पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी 19 के 1 के ए में आपको बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की यानी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दिया गया है। बी में 19 के ए के बी में आपको शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक सभा का आयोजन कर सकते हो। इसका किसमें है? अनुच्छेद 19 के ए के बी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 1 के डी में है, यानी आप कहीं भी भारत के अंतर्गत बिना रोक टोक के जा सकते हो। ये किस में है? डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 1 के ई में है। और कोई वृत्त आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको 6 तरह की आज़ादी दी गई है और हम लोगों का जो है मूल अधिकार के अंतर्गत ये आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 20 के सी में। कौन सा अनुच्छेद?
20 के सी में संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21। इसे ध्यान रखिएगा, यानी आप जो विदेश यात्रा करते हो वो किस आपका कौन सा आर्टिकल इसकी जो स्वतंत्रता देता है आपको? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे को शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो ये न्यायपालिका जो होता है वो मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो इन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को। यानी भीमराव अंबेडकर ने बोला था अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। ये देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के अधिकार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो कि 1973 में हुआ था, इसी के अंतर्गत हुआ संसद को ये अधिकार मिला कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को जो ये है मूल अधिकार से हटाकर इसे वैधानिक अधिकार में दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है कैसा है? वैधानिक अधिकार है। और ये किस आर्टिकल में है ये भी याद रखिए, आर्टिकल 300 के क में है। ठीक है, चलिए। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 ये दो अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो 10% का जो आरक्षण मिला है उस चीज के लिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ये जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ये क्या है? ये राष्ट्रीय आपात में भी वो नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया। ये देखिए, अब है मूल अधिकारों को बांटा गया है। ये देखिए 6 तरह से मूल अधिकारों को बांटा गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये था हमारा
मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब हम अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व, जो कि इसी सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं आपके पेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भाग 4 में किया गया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। संविधान के किसके अंतर्गत, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 40 में। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? वाद योग नहीं है, यानी आप नीति इसके लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदार का प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 43 के क में किया गया। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, यानी पुरुष और महिला दोनों भी हो, अगर वो एक पोस्ट पर हैं तो दोनों को एक तरह के ही वेतन मिलने चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 जो है नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी प्रावधान है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएं। अनुच्छेद 38 का 2 आय की समानता को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का को पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 का ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 का घ पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों का सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने, बस आपको एक दो बार इसे देख लेना है, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। अनुच्छेद 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, और ये अनुच्छेद 40 एकमात्र लागू है, कहाँ पे है? गोवा में लागू है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46
SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं पर के वध पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। यानी कि जो राष्ट्रीय चिन्ह के लिए महत्व है, हमारे राष्ट्रीय आपदा है, उन्हें आपका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल कर्तव्य को, जो कि अगला चैप्टर है हमारा। किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और ये किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 के ए में। और किसकी अनुशंसा पे लिया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, 11। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो अभी मैंने आपको बताया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, इन्हीं की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी 11वां जो मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यानी जो शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे के निःशुल्क शिक्षा है, उसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? एक तो आपका नैतिक कर्तव्य और दूसरा आपका होता है नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है? तो ये नैतिक कर्तव्य है। किस प्रकार का है? नैतिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव का संरक्षण जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 51 के क के 5 में वर्णित है। कि तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपके मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर, यानी जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं पर मूल कर्तव्य लागू होता है। नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य, ये देखिए कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें। ठीक है, यानी आपका कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान
भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। भारतीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को प्राप्त करे। अभी मैंने आपको बताया 11वां जो शामिल किया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। अब एक चीज, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर उसका मन है तो वो राष्ट्रगान गा सकता है, नहीं मन है तो वह नहीं गा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा कहा गया? तो ये कहा गया था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। तो ये थे आपके 3 चैप्टर जो कि प्रमुख थे। पेट के सिलेबस में ये 3 दे रखे हैं। फिर अगली वीडियो में जो 3 चैप्टर आपके और बच जाते हैं उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से आपके दोनों वीडियो के माध्यम से ही आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा पेट एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।